हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपका। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोगों को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत खूबसूरत से टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक एक अपने आप में इसकी एक अलग सी पहचान बन चुकी है फिजिक्स के अंदर में, जिसका नाम आपने शायद सुना ही होगा। उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या आप कभी कभी आप देखते होंगे कि कई सारे फोटो बना दिए जाते हैं और उसमें ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होता है, उस पे एक नीचे कुछ ऐसा mg होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे नीचे में एक mg और कुछ ऐसे ऐसे mg cos थीटा लिख देते हैं। वो डरावना जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। तो वो डरावना जैसा सीन क्रिएट ना हो, उसके लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने सीख लिया था कि वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजें, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसा निकाला जाता है, सब तमाम सारी चीजें हम लोगों ने जान लिया था। अब हम धीरे धीरे उसके आगे पढ़ाई करने जा रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, जैसे कि 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है और वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना दे, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और हमें पूछे कि वो बताओ उस वेक्टर को एक्स एक्सिस में कैसे लिखेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे। हो सकता है ना कि जैसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के कंपैरिजंस में लिखना हो, वाई एक्सिस के डायरेक्शन के कंपैरिजंस में लिखना हो, तो हम किसी वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे, आज उसी पे हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर्स में। तो आज लेक्चर के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज इस लेक्चर के देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपके सारे डाउट जो कंपोनेंट के लेकर होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को लेकर होते हैं, वो सब l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर 1 कैसे हो जाते हैं, हम सारे के सारे पॉइंट इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको पहले हटा देते हैं। लो हटा दिया। तो हमने लिखा, आज का टॉपिक का नाम लिख रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर लिख दिया टॉपिक। इसको कभी कभी दूसरी भाषा में, दूसरी भाषा मतलब ऐसे नहीं कि स्पेनिश और जापानीज भाषा में, कुछ ऐसा नहीं, दूसरे लैंग्वेजेज में नहीं, दूसरे टाइप से उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कुछ इस तरीके से भी जाना जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपको कभी कभी ऐसे भी इसको जानते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो आपको डराने के लिए 2-3 वर्ड आपके सामने यूज कर दिए जाएंगे, आप डर जाओगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो छोड़ना नहीं है भाई। आज के लेक्चर्स को देखने के बाद इस पे जितने सवाल आते हैं उस पे सब पे अटैक करने हैं, छोड़ने तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक वेक्टर मान लिया कि इसका एक वेक्टर है ऐसे, इसका वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? ए है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी इच्छा है ना, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, इसकी इच्छा है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता हो और वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाता हो, ये इसकी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता हो, मान लिया जाए कि ये एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा हो। अब इसका मतलब कि इसको ये ऐसा लाइन बोला, तो इसका मतलब इसको एक्स एक्सिस बोलना ज्यादा सही रहेगा। उसी तरीके से ये है बेटा वाई एक्सिस, ये है बेटा क्या? वाई एक्सिस। यानी कि एक तो एक्स एक्सिस हमने डिफाइन कर दिया और दूसरा क्या डिफाइन कर दिया बेटा? वाई एक्सिस। अब मुझे समझना है कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि सिंपल से एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप एक लाइन में ऐसे जा रहे हैं, जैसे 3 मीटर चला,
अब अपने वाले को या फिर अपने वाली को बताना है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए क्या 3 मीटर चला एक्स की डायरेक्शन में, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पक्का। अब उसी तरीके से वो बोलेगा या फिर वो बोलेगी कि भैया मैंने भी तुमसे मिलने के लिए 4 मीटर चला नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो बोल दोगे कि हाँ यार जबरदस्त। लेकिन अगर इस कोई गुस्से में ना इधर इससे मिलने जाए, न इससे मिलने जाए और नहीं इससे मिलने जाए, वो चले जाए कुछ ऐसे ऐसे चले जाए, तो जा सकता है, वो तो इंडिपेंडेंट है, जा सकता है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तो वो चला गया कुछ एंगल पर थीटा। अब हमें ये बताना है कि वो जो चला ए मीटर वो एक्स एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस में कितना चला। तो जितना चला एक्स एक्सिस में, जितना चला वाई एक्सिस में, उसी को हम लोग दूसरी भाषा में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। एक्स एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस में कितना चला, उसी को दूसरी भाषा में बेटा हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब ये कंपोनेंट का बहुत ऊपर नीचे रिजोल्यूशन भी बोल दिए जाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल दिए जाते हैं, लेकिन रियल मीनिंग क्या है? रियल मीनिंग है इफेक्ट ऑफ वेक्टर ऑन द एक्सिस। अब एक्सिस आप जिधर भी मान लो, एक्स मानोगे तो एक्स ही सही, वाई मानोगे तो वाई सही, कोई और मानोगे तो और भी सही, लेकिन जो भी मानोगे वो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे सारे वेक्टर का इफेक्ट ऑन द एक्सिस ही कहलाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग इसको दूसरी भाषा में बोल देते हैं इफेक्ट ऑफ वेक्टर ऑन द एक्सिस, इफेक्ट ऑफ वेक्टर ऑन द एक्सिस। तो इसका मतलब कि अब ये चल के ये यहां पहुंचा, अब हमको निकालना है कि भाई एक्स में कितना चला। तो एक्स में कितना चला, तो मान लीजिए कि हमने इसको एक्स बोल दिया। अब ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? ए वाई भी बोल देंगे, यानी कि वाई एक्सिस में वो ए वाई चला और एक्स एक्सिस में उसने एक चला। अब मैं इसका नाम रखता हूं एक्स को, देखना बोला गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग, चाहे ऑन एक्स एक्सिस है कि नहीं। एक्स को क्या बोला गया? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर जो भी है यहां पर अंडरस्टूड है कि ए वेक्टर है, अंडरस्टूड ए वेक्टर है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। उसी तरीके से जल्दी बोल दो तुम, ए वाई क्या होगा? ए वाई जो होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। ध्यान से सुन लो, इसको दिमाग में रखना है, इसको भूल नहीं जाना। फिर से कान खोल लो भैया, इसको याद कर लोगे। एक्स जो होता है वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस होता है, ए वाई जो होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस होता है। अब तेरे दिमाग में एक आइडिया कि सर क्या 2 ही एक्सिस होते हैं, क्या तीसरा एक्सिस आप क्यों नहीं बना रहे हो? तो हम इसका मतलब पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D मतलब 2 डायमेंशन की चर्चा करेंगे। एक एक्स की करेंगे, एक वाई की करेंगे, या फिर वाई की करेंगे, या फिर जेड का करेंगे, फिर 2 ही करेंगे, यानी कि एक प्लेन वाले चर्चा कर रहे हैं। एक्स वाई एक्सिस का मतलब एक प्लेन वाला चर्चा कर रहे हैं। क्या बातें समझ में आ गई? अब मेरा मकसद है, अब एक मकसद के साथ काम करेंगे कि हमको किसी तरीके से ए एक्स निकालना है और ए वाई निकालना है। उसके लिए हमने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, और इसको बेटा क्या बोल दो? आर बोल दो। तो अगर ऐसा बोल देंगे पी क्यू एंड आर, तो पी क्यू आर तो ट्रायंगल है। क्या है? पी क्यू आर तो एक ट्रायंगल है। तो इसका मतलब कि ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा? cos थीटा क्या लिखेंगे?
बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस तो एक्स है, बेस तो एक्स है जिसको कंपोनेंट की नाम हमने रखा है, तो बेस है एक्स, और ये है पाइथागोरस थ्योरम में ये ए है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इसका मतलब कि हम cos थीटा को लिख देंगे बेटा ax अपॉन में a, cos थीटा क्या लिख देंगे बेटा ax अपॉन में a लिखेंगे। ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जब भी हम लिखेंगे ट्रायंगल में तो ये cos थीटा में ये बेस ये वाला होगा, और ये वाला जो चीजें हैं वो क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो फिर अपना कंपोनेंट वाला मामला सलट गया। तो देखते हैं, तो यानी कि यहां पर ax इजिकल टू में क्या हो गया a cos थीटा, और उसी तरीके से अगर हम उसी ट्रायंगल में sin थीटा लिखेंगे बेटा तो हम लिख देंगे बेस यानी सॉरी परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, तो क्या a y इज इक्वल टू में आप लिख सकते हैं a sin थीटा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पहले तो ये बताओ, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पक्का। तो इसका मतलब यहां पर हमें लिखना होगा a cos थीटा और हमें यहां पर लिखना होगा a sin थीटा, a sin थीटा। अब ये a sin थीटा a cos थीटा, अब जैसे कि मैंने तुमको बताया, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि बेटा जब भी इस तरीके के, अब है तो ये बेस है तो वह परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर जब ऐसे चला तो जब वो यहां पे पहुंचा तो उसको एहसास हुआ कि हम x में जो इससे मिलने नहीं जा रहे थे फिर भी इससे मिल लिए। कैसे? क्योंकि चला ऐसे, वो गया ऐसे, लेकिन वो x में भी कुछ दूरी चल गया और वो कितना था a cos थीटा। उसी तरीके से वो y में भी कुछ दूरी चल लिया और वो दूरी था क्या, a sin थीटा। तो दिस इज द कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन द वाई एक्सिस। अब किसी को यह आपत्ति हो सकता है कि सर आपने तो यहाँ पर ए साइन थीटा लिख दिया, यहाँ क्या क्यों लिख दिया ए साइन थीटा वाई एक्सिस पे? क्योंकि बेटा जी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, अगर आप ऐसे भी बना दोगे तो ये हो जाएगा। बातें क्लियर? क्लियर बातें। इसका मतलब आपको जब भी कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए बोले, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ब्रेक कर, तो जब भी कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए बोलेगा तो जोन से एक्सिस पे होगा, उस एक्सिस पे कुछ थीटा रहेंगे और ऐसे ट्रायंगल फॉर्मेट ऐसे बना दोगे। मैं कहता हूं ठीक है, एक चीज और भी माइंड में याद कर सकते, एक भी चीज और भी माइंड में रट सकते, ये थीटा है ना, ये क्या है, थीटा है, जिधर थीटा उधर cos थीटा, जिधर थीटा उधर में cos थीटा, ऐसे भी तो रख सकते हैं, जिधर थीटा उधर में cos थीटा। ये बड़ा सिंपल है, जिधर थीटा उधर में cos थीटा और जिधर थीटा नहीं उधर में क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। ये बात माइंड में अगर रह गई तो तुम्हारा नैया पार हो जाएगी। अगर ये माइंड में नहीं रहा तो नैया कभी कभी डूब भी सकती है, समझ गए? क्योंकि बार बार आप ऐसा करोगे तो इसमें टाइम कंज्यूम होगा। उससे अच्छा है कि जिधर थीटा उधर में cos थीटा और जिधर थीटा नहीं है उधर में क्या करोगे, sin थीटा। हम इसको बोलते हैं कंपोनेंट। अच्छा, जब भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो जैसे कि आपने a cos थीटा किया तो आप एक छोटा सा एरो दे दोगे, ये एरो हमें इंडिकेट करेगा कि आपने उसका एक कंपोनेंट लिया है एक्स एक्सिस पे, ये सिर्फ इंडिकेट करेगा। देखो एरो लगा देने से हमको पता लगेगा कि एक कंपोनेंट है वहां पर। उसी तरीके से ए साइन थीटा जो वाई एक्सिस में लिए हो उसमें एक छोटा सा एरो एक लगा दोगे, अगर इच्छा करे तो लगा दो और अगर इच्छा नहीं करे तो मत लगाओ, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। क्या बातें समझ में आ गई बेटा? क्या बातें क्लियर हो चुकी है? बिल्कुल, तो नोट कर लो इसको अच्छे से। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, शायद आप समझ गए होंगे। तो रियल में इसको और भी कुछ नाम से समझते हैं। ये हुआ एक वेक्टर को
दो परपेंडिकुलर एक्सिस में ब्रेक करना, एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या करना बेटा, ब्रेक करना। अब उसको हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है कुछ ऐसे, और हमारे पास कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा कि अगर ये ऐसा है तो यहां पर कुछ एक्सिस बनेंगे, ये थीटा है, ये मान लेते 30 डिग्री है, और ये मान लेते कि ये ए है, तो ए है तो इसका वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस में कितना बनेगा, तो वाई एक्सिस से बनेगा ए कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर 30 डिग्री। जिधर थीटा, याद रखना, जिधर थीटा उधर में कॉस थीटा। बस इस माइंड को आप में रखना कि जिधर थीटा बेटा उधर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यानी कि हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस 30 डिग्री। उसी तरीके से अगर हम इधर में ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री। अब तुम में से कोई तेज लड़का था, वो बोला कि सर अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि सर ये एक्स एक्सिस तो है ही, ठीक बात, इधर में वाई एक्सिस तो है ही, ठीक बात, सर आपने जो एंगल जो दिया है 30 डिग्री, अगर मैं इसको 60 बोल दूं और आपसे मैं विरोध में जाऊं तो क्या मेरा आंसर आएगा? तो बात है बेटा कि कभी कभी विरोध जाने में आंसर आ जाता है और कभी कभी विरोध जाने में आंसर ना भी आता है, तो भाई परेशानी का सामना करना पड़ता है भैया, तो परेशानी से बचे। लेकिन ये सवाल विरोध में जाने में मुझे फायदा करेगा, मुझे भी आपको भी। जैसे कि 60 डिग्री है तो हमने तो रटवा दिया कि जिधर थीटा उधर में क्या होगा बेटा, कॉस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा ए कॉस 60 डिग्री, और ऊपर में हो जाएगा बेटा इस बार ए साइन 60 डिग्री। अब तुम बताओ क्या ये ए कॉस 30 जो लिखा है और ए साइन 60 जो लिखा है ये सेम बात की अलग अलग बात, सेम की अलग अलग, सेम बात की अलग अलग बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। बोलोगे कि अरे सर ये तो एक ही बात है, क्योंकि cos 30 का जो वैल्यू जो होता है वही वैल्यू किसका होता है, sin 60 का। जो वैल्यू cos 30 का होता है वही वैल्यू होता है sin 60 का। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, जिधर आपको थीटा निकालना है उधर से आप थीटा निकाल लीजिए और टेंशन मस्त मुक्त हो जाइए। चलिए उसी तरीके से अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, आपको सॉल्व करना है, कंपोनेंट ब्रेक करना है। चलिए ये है 3 न्यूटन का फोर्स, नहीं ऐसा क्यों, 5 न्यूटन का फोर्स है, इधर में 30 डिग्री है, तो बताइए इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा। तो तुम बोलो कि सर x कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री, तो यहां पे लिख देंगे 5 cos 30 डिग्री, और ए वाई कंपोनेंट कितना होगा, ए वाई कंपोनेंट होगा 5 sin 30 डिग्री। लेकिन मैग्नीट्यूड जो है उस वेक्टर के कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो रियल में 5 sin 30 है। एक्स जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड 5 cos 30 है। इसमें किसी को क्या आपत्ति है, किसी को आपत्ति नहीं है, तो चलते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर माइनस हुआ, कोई बोलेगा, तुम में से कोई बोलेगा हमसे कि सर ये तो -5 sin 30, तो तुम बोल रहा है सही, लेकिन फिजिक्स में या फिर वेक्टर में माइनस का लॉजिक ऑलमोस्ट टाइम, माइनस का लॉजिक ऑलमोस्ट टाइम डायरेक्शन होता है, माइनस का लॉजिक ऑलमोस्ट टाइम क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो यहां पर आप कहना चाह रहे हो कि माइनस वो इसलिए है क्योंकि वाई एक्सिस क्या है बेटा, नीचे, और आपके माइंड में भी तो ऐसे ही आया होगा ना कि अरे यार वो तो नीचे है, तो इसका मतलब माइंड में आया, तो माइंड में नीचे आया, मतलब डायरेक्शन आप कहना चाहते हो कि उसका जो वाई कंपोनेंट जो हुआ वो नीचे के डायरेक्शन में हुआ। क्या बातें क्लियर हो गई, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमें एक्स एक्सिस दे और वाई एक्सिस दे। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेना चाह रहे हैं कि दो एक्सिस ऐसे हैं, इस तरीके से एक्सिस है। अब हम नहीं जानते हैं कि एक्सिस का नाम क्या है। एक का नाम लिख देता हूं, रिंकी लिख देता हूं, रिंकी एक्सिस, और एक का नाम लिख देता हूं पिंकी एक्सिस। तो रिंकी पिंकी, और बीच में एक चिंकी है, ऐसे बीच में कौन है, चिंकी। अब चिंकी जो है 30 डिग्री पे है भाई, 30 डिग्री पर, और चिंकी जो है 30 डिग्री पर, तो उसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं चिंकी का C है। तो जिधर थीटा उधर में cos थीटा, तो ये हो जाएगा C cos 30 डिग्री, और इधर में हो जाएगा C sin 30 डिग्री। लेकिन हाँ, ये दोनों एक्सिस रिंकी और जो पिंकी है वो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होंगे, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं कि भैया परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा कर देंगे, क्या एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब जैसे कभी कभी आपके सामने बहुत सारी मुश्किलों का जब सामना करने के लिए आएगा, तो आप ऐसे भी कर दोगे कि एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, और ये सिर्फ एक एक्सिस दिखा दिया है, और बोलता है कि भैया बताओ उसका इधर में कंपोनेंट कितना आएगा। वाई की जिक्र नहीं किया है, सिर्फ एक ही एक्सिस दिखा दिया आपको। तो एक ही एक्सिस दिखा दिया तो मतलब आपको डरा तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं कि सर डरा रहे हैं सर। तो रियल में वो a cos 30 हो जाएगा, रियल में वो क्या हो जाएगा, a cos 30। जिधर थीटा उधर में cos थीटा होता है, जिधर थीटा उधर में क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है। ये बात को आप दिमाग में रखिए, बाकी आप भूल जाइए। चलिए जल्दी से इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। तो चलिए ये जो हुआ, अभी तो हमने क्या कर दिया कि एक वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, और हमने आपको सिखा भी दिया कि कैसे ब्रेक किया जाता है। अब इसका मकसद क्या होता है ब्रेक करने का, क्यों ब्रेक करें, ऐसे क्यों पागल बन रहे हैं, ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, मिला एंगल थीटा ब्रेक कर दिए, ऐसा क्यों करते हैं। तो हम इस पे फोकस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, वेक्टर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है अत्याचार, हम उसको समझते हैं। तो जैसे कि हम यहां पर एक काम करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर, बहुत खूबसूरत सा एक वेक्टर है जिसका नाम है R, R वेक्टर है, R क्या है, एक वेक्टर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है बेटा क्या है, R। अब मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ सोच रहे कि सर नहीं हो सकता है, अरे भैया कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, एनीथिंग। आप भी डॉक्टर बन सकते हैं, आप भी इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आप में चाहिए वो आत्मविश्वास, क्योंकि जब तक बिलीफ सिस्टम नहीं होगा ना स्ट्रॉन्ग, जब तक नथिंग पॉसिबल। अगर अंदर में आपने विश्वास जमा लिया कि नहीं भैया मुझे करना है तो करना है, फिर एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। तो हमारे पास एक वेक्टर है बहुत खूबसूरत सा, जो R वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड कितना बेटा, R। अब यहां पर हमारे पास एंगल है थीटा। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि R cos थीटा, और इधर भी देखो मेरा, देखो ये एरो देखो लगा रहा हूं, R sin थीटा। अब कुछ लोग बोले कि एरो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है मत लगाओ, लेकिन एरो लगाने से क्या फायदा होता है एरो लगाने से, क्योंकि हमारे सामने अगर 2-3 वेक्टर अगर एक साथ आ जाएंगे तो एरो लगाकर ही मुझे पता चलेगा कि उसका कंपोनेंट इधर में है, समझ रहे हो, उसका कंपोनेंट इधर में। एरो लगाऊंगा तभी तो समझ में आएगा ना, अब एरो ही नहीं लगाऊंगा तो कैसे समझ में आएगा। तो एरो लगाकर हमें कुछ आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ठीक है उसका कंपोनेंट इधर है, ओके। अब जैसे इसका मतलब कि हमारे पास R cos थीटा और R sin थीटा। अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं जो शायद आपको अनपची सी कहानी हो, जैसे कि R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अच्छा ये R cos थीटा और R sin थीटा तो R का ही बेटा बेटी है कि नहीं, मतलब उसके दो रूप, मतलब X में इतना Y में इतना, तो वेक्टर है कितना, तो वेक्टर सर R वेक्टर जो है वो R cos थीटा I कैप है सर, और प्लस में R sin थीटा
जे कैप है। बोलो, नहीं समझ में आया? अरे तुम क्या बोलोगे? ये आर वेक्टर का एक्स में कितना है? आर कॉस थीटा है कि नहीं है? तो वही तो है आर कॉस थीटा। लिखने का तरीका है, उस वेक्टर को हम आप ऐसे लिख रहे थे, एरो बनाकर 30 डिग्री देकर थीटा देकर। उससे अच्छा नहीं लगता कि अगर आपको हम ऐसे दे दे तो आप आइडिया लगा लोगे, ओ ये वेक्टर का आई कैप मतलब एक्स के डायरेक्शन में इतना कंपोनेंट है और वाई के डायरेक्शन में उतना कंपोनेंट है। क्या आपको सहूलियत नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो फिर मरो, नहीं चाहिए तो फिर ये करो, ऐसा ऐसा एंगल और साइड देते रहो, कितना डिग्री का एंगल चाहिए भैया पता ही नहीं चलेगा। तो मैं कहता हूं कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू में आर कॉस थीटा आर साइन थीटा जे कैप। अब अगर मैं इसको आर एक्स लिख दूं और अगर मैं लिख दूं इसको आर वाई, तो हमें लगता है कि आर वेक्टर को और भी खूबसूरत से लिखा जा सकता है। कितनी खूबसूरत से, कितनी खूबसूरत से, कितनी खूबसूरत से। अब हमें ये फोटो ना दिखा के, हमें वो फोटो ना दिखा के अगर ये भी हमको दिखा दे तो हम जिंदगी धन्य धन्य हो जाए कि अरे ना यार ये ऐसा संभव है। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस में आर वाई जे कैप, संभव है, पॉसिबल। क्या बात है क्लियर कि नहीं क्लियर? अब ना क्लियर है तो एक अलग सी बात है। तो आर एक्स आई कैप प्लस में आर वाई जे कैप। अब जैसे कि ये दे दिया, अब जैसे कि एक लाइव एग्जांपल समझते हैं, एक लाइव एग्जांपल। तो हम हेडिंग क्या डालें सर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर क्यों लिखा? क्या आप मेरा साथ दे सकते हो? रेक्टेंगुलर क्यों लिखा? क्यों लिखा रेक्टेंगुलर? क्यों लिखा रेक्टेंगुलर? अच्छा ऊपर लाइन चली गई, ओके कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा हो। क्यों लिखा रेक्टेंगुलर? क्या बता सकता है? हाँ कि सर आप सही बोल रहे, रेक्टेंगुलर मतलब एक्सिस वाले को हम लोग जनरली रेक्टेंगुलर बोल देते हैं। एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री है एक्सिस के बीच में, रेक्टेंगुलर बोलते हैं। इसे थोड़ी ना परेशानी की बात है। तो किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐसे लिखा जाता है जिसका मतलब होता है कि उसका एक्स कंपोनेंट आर एक्स है और वाई कंपोनेंट आर वाई है। आई और जे को देख के समझ में आना चाहिए, आई और जे को देख के समझ में आना चाहिए। तो हमने ऐसा लिख दिया। अब एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहां पर आर वेक्टर इज इक्वल टू में है 3i कैप प्लस में 4j कैप। अब देखो तुम इसका मतलब क्या समझ गए? इसका मतलब क्या समझ गए? समझ गए कि सर वो आर जो वेक्टर है ना उसका एक्स कंपोनेंट 3 है और वाई कंपोनेंट 4 है। सर वाई कंपोनेंट कितना है? 4 है। एक्स कंपोनेंट 3 और वाई कंपोनेंट सर 4 है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब कि अगर ये वेक्टर जो है ऐसे मैं बोल दूं, थोड़ा सा फोटो बनाने की कोशिश करो बेटा, फोटो बनाने की कोशिश करो, तो इसमें हम बहुत सारी बातें निकाल आएंगे, एक साथ निकाल आएंगे बहुत सारी बातें जो सीखने लायक है। अगर बेटा फोटो बनाओगे तो हम नहीं जानते कि फोटो लाइन इधर जाएगा किधर जाएगा। मान लेते हैं कि बेटा ये जो वेक्टर जो था ये इसी के बीच में होगा, ये तो समझ में आता होगा कि आर वेक्टर जो होगा क्योंकि उसका एक्स कंपोनेंट 3 है। एक्स कंपोनेंट कितना बेटा? 3। और वाई कंपोनेंट जो बेटा वो कितना है? 4 है। तो एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट 4 है। क्या ये बातें एहसास हुआ? पक्का एहसास हुआ? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब कि सर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आइडिया लग गया होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। कैसे? बोल बेटा कैसे? तुमसे पूछ रहा हूं कैसे? सर 3 मालूम है और आपने अभी तो बताया कि सर ये 4 है, तो क्या ये वाला जो है क्या 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर होगा? और तेरी के इसका मतलब
आर का मैग्नीट्यूड नथिंग, इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, इट इज वेरी सिंपल सर 5, इट इज वेरी सिंपल 5। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, हमने तो ये एग्जांपल समझा, अरे तेरी के इसका मतलब आर का जो मैग्नीट्यूड जो है, जो हम आर आर बोल रहे हैं बार बार, वो आर रियल में अब पता चला, वो आर जो है रियल में आर एक्स का स्क्वायर प्लस में आर वाई का स्क्वायर है, आर वाई का स्क्वायर है। क्या बातें समझ में आई? और इसका मतलब कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर कोई वेक्टर दे के रखा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुआ, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हुआ, अगर कोई ऐसी वेक्टर आपके आसपास कोई भटक रही है आपके आत्मा के साइड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाले को स्क्वायर करके वाई वाले का स्क्वायर करके। अब क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैसे बेटा? परपेंडिकुलर, आपस में कैसे बेटा? परपेंडिकुलर। तो अब किसी बच्चे ने बोला कि सर ये तो थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मालूम चल गया कि ये 5 है तो थीटा भी निकाल सकते हैं। क्यों? अगर मैग्नीट्यूड मालूम है तो 5 है। हाँ बिल्कुल, 5 cos थीटा की वैल्यू सर, 5 cos थीटा की वैल्यू 3 है सर, और 5 sin थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 4 है सर। आप इससे भी थीटा निकाल सकते हो, दो इक्वेशंस। अब कोई बोलेगा कि सर आपको तो जरूरत ही नहीं है मैग्नीट्यूड निकालने का, मैं तो ऐसे निकाल दूं tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3, 4/3। आप एक्स एक्सिस से भी चाहे तो एंगल निकाल सकते हैं और वाई एक्सिस से भी चाहे तो एंगल निकाल सकते हैं। मैं कोई हैवी भरकम एग्जांपल लेके मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आप ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत सारे बड़े बड़े एग्जांपल लेके मैं आपको डराने लग गया। नहीं, मैं डरा ही नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। क्या आप समझ गए हैं? क्या आपको अंदर से लग रहा है कि ना यार ये थोड़ा सही बोल रहे हैं सर ये सब बातें? अगर तुमको थोड़ा सा अंदर में लग रहा हो कि सर ने सही समझाया है तो प्लीज नोट डाउन, नोट कर लीजिए। मैं आपके सामने हट रहा हूं बोर्ड से, नोट कर लिया? नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज कर लो, नोट कर लो। चलिए तो एक जो हमने सीखा उसको शॉर्ट में कर लेते हैं कि अगर हमारे पास आर वेक्टर है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ RXi कैप प्लस में RYj कैप, हम तीसरे वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर में RX है और इधर में RY है और इसका मैग्नीट्यूड R है, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं RX का स्क्वायर, समरी लिख रहा हूं समरी, और y का स्क्वायर, और फ्रॉम x एक्सिस से अगर आपको एंगल निकालना है तो आप उसको अल्फा मान लीजिए चाहे थीटा मान लीजिए, और tan अल्फा इज इक्वल टू में RY अपॉन में RX हो जाएगा। अगर आपको फ्रॉम y एक्सिस से निकालना है, फ्रॉम y एक्सिस से बेटा जी, तो ये बीटा मान लीजिए, और यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू में लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू में क्या? RX अपॉन में RY। जिससे निकालना है वो नीचे आ जाता है, हर किसी को पता है जिससे निकालना होता है वो क्या आता है? नीचे आ जाता है। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दे दिए जाते हैं वेक्टर, तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, बहुत ही आसान हो जाता है। समझ में आ गया क्या बात है? और इससे ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते हैं। यानी कि अब ये ऐसे चाहे तो सिर्फ एक्स एक्सिस ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको मैग्नीट्यूड पता हो, अगर आपको क्या पता हो? मैग्नीट्यूड। आपको एक्स कंपोनेंट पता हो तब चाहे तो r cos थीटा इज इक्वल टू में x भी लिख सकते हैं RX, और यहां से cos थीटा इज इक्वल टू में RX अपॉन में R लिख सकते हैं, और उसी तरीके से sin थीटा इज इक्वल टू में RY अपॉन में R लिख सकते हैं। बोल भाई समझ में आ गया? बोल बेटा समझ में आ गया? आ गया क्या समझ में? बोल बेटा जी, बोल दे। ओके क्लियर, समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल करें क्या इस पे? कुछ एग्जांपल क्या बोलते हो? कुछ एग्जांपल कर ले, बेसिक सा, इसमें तो बेसिक सा ही है, सिंपल है, एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड
ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड of 5 Newton makes an angle of 30 degree from y-axis right in vector form. वेक्टर फॉर्म में लिखिए, जल्दी से लिखो। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इस वेक्टर को? अगर एक वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कैसा है वो। अगर एक वेक्टर है जो कि 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, कितना है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, और वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना एंगल 30 डिग्री, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें? देखो अभी इसे वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया और एंगल दे दिया है। अब वेक्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा इसको, तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसान तरीका, मैंने आपको सिखाया था कि पहले आप ये कर लोगे कि एक एक्स एक्सिस बना लोगे अपने मन से, आत्मा को शांति के लिए, वाई एक्सिस, और ये 5 न्यूटन जो है इधर ऐसे होगा, और कितना एंगल का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, हो गया। जिधर थीटा उधर क्या होता है बेटा? जिधर थीटा उधर में क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। जिधर थीटा नहीं उधर में क्या होता है बेटा? साइन थीटा, हो गया। आप उसको उस वेक्टर का नाम रख दो ए, ये हो जाएगा 5 cos 30 i कैप प्लस में 5 sin 30 j कैप। देखो समझ में आ गया क्या? बहुत आसान है। 5 cos 30 होता है √3/2 i कैप प्लस में 5 sin 30 होता है 1/2 j कैप। ये एक वेक्टर है। अब किसी के मन में जानते हो क्या लगा होगा कि सर आपने तो बताया है कि अगर किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। हम बोले कि हाँ बिल्कुल बताया है, इसमें तो नो डाउट, ये भी बताया है। तो क्या सर आप बता सकते हो क्या कि इसका मैग्नीट्यूड आता है कि नहीं 5? सही सवाल है। तो देखते अगर ऐसी बात है मैग्नीट्यूड निकालकर। हमने मैग्नीट्यूड के लिए बताया है, मैग्नीट्यूड के लिए कि भाई जो x का स्क्वायर है प्लस में ये y का स्क्वायर, उसका कर दो। तो यहां पर अगर आप करोगे बेटा जी तो क्या हो जाएगा? 5 लगता है नहीं आएगा यार, ऐसे कैसे? प्लस 5 अपोन में 2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू में 3, 25 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई में 2 नहीं 4 और प्लस में 25/4, तो कितना हो जाएगा? देखो 75 और 25, 75 और 25 कितना? 50 नहीं 100 होगा ना, और डिवाइडेड बाई 4 तो 25 रूट 5, देखा 5 न्यूटन। विश्वास ही नहीं होगा, कैसे हो गया? अरे भैया ये वही है सेम टू सेम। आप ऐसे भी समझो कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, अब 5 को कॉमन लेवल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ऐसे भी अंदर में 5 स्क्वायर बचा, तो 5 स्क्वायर का 5 भी आएगा। अब वैल्यूज रख के उसको देखो, चाहे वैल्यूज नहीं रख के देखो, ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है। क्या बात है क्लियर? पक्का? इसको हटा दूं कि नहीं हटाऊं? हटा देते हैं, हटा दो ना, पक्का हटा देते हैं। एक और कर लेते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कैसे करते हैं उसको एक बार देखते हैं, कैसे कंपोनेंट ब्रेक किया जाता है। सर तुम लोग जानते हो कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए? देखो आसान है। जैसे एक है एंगल थीटा पर, एग्जांपल है, और यहां पर एक ब्लॉक है एम। तो सबसे पहले तो ये बताओ mg किधर लगेगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड की लेफ्ट साइड। अरे सर mg तो सर नीचे लगता है, क्या बात कर रहे हो? mg किधर लगता है? mg नीचे लगता है। तो इसका मतलब सर राइट नहीं लेफ्ट, mg नीचे लगता है, ये बात है। अब बोलता है कि राइट कंपोनेंट ऑफ mg along the inclined plane, inclined and perpendicular, along the inclined and perpendicular to the inclined,
परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइन। अब दो ब्रेक करना है, एक किधर करना है, एक तो करना है कि बिल्कुल इंक्लाइंड के अलोंग में और दूसरा इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर। तो अब हम सोचे कि ये भाई कैसा सवाल है, ये तो एक्स एक्सिस है ही नहीं। यही मन में आएगा ना कि एक्स एक्सिस तो है ही नहीं। लेकिन हमने ये बात बताया था कि दुनिया के सारे एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उसका एक शर्त है कि सारे एक्सिस आपस में जिस एक्सिस के अलोंग में ब्रेक कर रहे हैं वो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये शर्त है। अगर इसको शर्त को मान लोगे तो सही है, और नहीं मानोगे तो खुदा जाने। तो चलिए, एक तो एक्सिस बन गया, ये खुद बन गया, एक एक्सिस बन गया ये, देखो देखते ना फोटो, क्या यही दो एक्सिस है। अब तुम इस एक्सिस को अलोंग बोल दो, इस एक्सिस को परपेंडिकुलर बोल दो, क्या दिक्कत है। आप देखो कुछ एंगल देख लेते हैं, ये थीटा तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, होगा कि नहीं होगा। ये थीटा तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। अब जिधर थीटा उधर में, अब ट्रायंगल वायंगल मत लगाने जाना, ऐसे तो दिमाग खराब हो चुका है ऐसे सवाल को देख के। अब ऊपर में सब जाओगे ट्रायंगल निकालने, उससे अच्छा है जो मैं बता रहा हूं, जिधर थीटा उधर में कॉस थीटा, तो इधर थीटा है भैया, तो इधर में mg cos थीटा, और जिधर एक एक्सिस बन गया वो mg sin थीटा। कोई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये mg cos थीटा ऊपर का ही लिख दिए भैया, तो ऊपर कैसे लिख दे, ये mg जो इधर है तो इसका एक यही प्लेन में होगा ना वेक्टर, तो कि इस प्लेन में वेक्टर होगा, ऊपर होगा। प्लेन को मतलब ऊपर तो नहीं होगा ना, जो भी वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर ऐसे है तो इसका रिजल्टेंट, इसका जो एक्सिस ये होगा और एक ये होगा, ऐसे इन्हीं दोनों के बीच में तो रहने है ना, ऊपर कैसे घुसा दोगे, जबरदस्ती है क्या। क्या समझ में आ गया। अब मैं एक आइडिया देता हूं कि ऐसे कैसे दिए याद कर लोगे कि जिधर ये जो है ना mg sin थीटा इधर आता है, अलोंग द प्लेन क्या आता है mg sin थीटा, याद कर लो। ऐसे तो ठीक है, ऐसे तो ब्रेक करोगे तो आंसर आ जाएगा ना, उसमें कौन सी बात है, थीटा का तो खेल है, कौन से बराबर आ गया है कि नहीं। अब जैसे कि मान लेते हैं, अभी और मान लेते हैं, जैसे कि देखो एक और प्लेन है, अब प्लेन जो है ऐसा है, अब वो सवाल वही है, प्लेन ऐसा है, अब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का mg फिर से इधर में, अब ये थीटा दे दिया, क्या दे दिया थीटा। अब जब थीटा दे दिया तो इसके अब अलोंग में करना है, तो एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये थीटा तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब बताओ क्या परेशानी है तुमको, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, mg cos थीटा mg sin थीटा में कोई दिक्कत नहीं। अरे यार कुछ तो दिक्कत होगा यार, फिर से वही आया, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अगर थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, कौन वाला, ये वाला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो हमेशा अलोंग द प्लेन में mg sin थीटा ही आएगा, तो आएगा, इसको तो रट लो कि आएगा तो आएगा mg sin थीटा। अब मैं इसको हटा दूं, समझ में आ गया कि एक और पागल जैसा बनोगे, एक और बन लो। देखो अब एक वेक्टर है इस तरीके से, ये थीटा है, अब ये वेक्टर ऐसे है, ठीक है। अब तुमको वही अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर द इंक्लाइंड प्लेन इसका ब्रेक करना है, थीटा बस दे दिया है, तो कैसे करोगे, तो इसके लिए हम वेक्टर बनाएंगे। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ये हो गया कि नहीं हो गया अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि प्लेन तो यही है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। एक परपेंडिकुलर ये हो गया, उसको ब्रेक कर देना है। तो अगर ये थीटा है तो ये पैरेलल है, तो ये भी थीटा हो गया। अगर ये a है तो इधर में हो जाएगा a cos थीटा, और इधर में क्या होगा बेटा a sin थीटा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की चीजें आपको क्लियरिटी बिल्कुल 100% आ गई होगी।
अब कंपोनेंट ब्रेक करने में आपको थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं आएगी। थोड़ा सा का मतलब होता है थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं आएगी। और ऐसे भी मुश्किलें थोड़ी बहुत आने चाहिए, तभी लाइफ सुंदर बनता है। सुंदर चाहिए, क्या चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल करना पड़ेगा। ओके, नोट कर लो, इसको नोट कर भी लिया होगा। मैं इसको हटा देता हूं डायरेक्टली। तो कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे कि एक वेक्टर है ये ए वेक्टर। अब मैंने एक एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस बना। अब मैं बोलता हूं कि ए का कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो। ये ही रहेगा। क्यों रहेगा ये? क्योंकि इस केस में जो ए वेक्टर है वो अलोंग दी ए है। ए वेक्टर जो है किधर, अलोंग दी ए ही है, तो ए रह जाएगा। अब वाई के डायरेक्शन में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना। अब मैं बोलूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई वेक्टर, अलोंग वाई एक्सिस, तो तुम्हारा जवाब होगा 0। अगर तुमको करना है तो कर लो, क्योंकि इसका एक भी, जैसे मान लेते हैं कि 90 डिग्री है, और तुम इधर में a cos 90 अगर लिखोगे तो क्या बनेगा, बोलो। 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? 0 बनेगा। और ऐसे भी वो तो मैथमेटिकल, वैसे भी तुम सोचो कि तुम जा रहे हो एक्स एक्सिस में, और तुमसे पूछेगा कि वाई में कितना चला, तो क्या जवाब होगा? वाई में कितना चला भाई, क्या जवाब? 0 चल रहा है, प्योरली एक्स में चल रहा है। अब वाई की चर्चा कर रहा है, जा रहे हो एक्स में, वाई की चिंता कर रहा है, अरे वाई का क्या हो, तो वाई का भैया 0 होगा। समझ रहे हो? वाई जो है उस एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना के हम जा रहे हैं, तो भैया वाई हो जाएगा 0। एक बात दिमाग में रखना, वाई हो जाएगा 0 का मतलब 0। तो यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जैसे जैसे ए को हम ऊपर उठाएंगे तो cos थीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, चाहे sin थीटा बनेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। और ये मिनिमम वैल्यू है कि किसी वेक्टर का एक्सिस पर मैक्सिमम ए आ सकता है, खुद वो वेक्टर, और हो भी सकता है तो मिनिमम हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? मिनिमम हो सकता है। अब मैं एक सवाल देता हूं, एससी वर्मा का सवाल है, और वो सवाल आपको इतना कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए का मतलब चाहिए। अब मैं बताऊं, ठीक है, इसको हटा देता हूं। तो जो सवाल है वो आपके सामने बोर्ड पर आने वाले हैं, वो सवाल को देखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या है? द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, पहला, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, नॉन ऑफ दीज। तो क्या बोलोगे? ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहे हो? ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहे हो? ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, नॉन ऑफ दीज, क्या बोलोगे? इसका आंसर आपको सोचने हैं। इसका आंसर किसको सोचने? आपको। ये आपको होमवर्क हो गया। अब इतना तो बता दिया, अब नॉन ऑफ दीज भी है। चाहे तो आप एससी वर्मा सर की बुक देख सकते हैं, या फिर आप हमसे जुड़कर भी ये सवाल का आंसर जान सकते हैं। आप हमसे जुड़िए टेलीग्राम के जरिए rcpphysics.room में, और वहां पे आप अगर पढ़ाई करते हैं हमारे चैनल से, तो आप वहां पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। वाह, डाउट पूछे तो मैं ये नहीं देखने जाऊंगा कि आप हमारे चैनल को पढ़ाई किए कि नहीं किए, पूछोगे बता दूंगा। उसका लिंक, उस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं जुड़ना है तो आप इस सवाल का भी आंसर फिर भी पा सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं।
rcp@gmail.com पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। ये तो था 2D की कहानी। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो रिजोल्यूशन 3D भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। चलो देख ले। तो लिखो रिजोल्यूशन इन 3D। तो आप इसके लिए हम ऐसा बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पर ये जो है y एक्सिस, ये जो है x एक्सिस, ये जो है z एक्सिस। और ये वेक्टर जो है ये यहाँ पर से एक वेक्टर है, यहाँ से अल्फा, यहाँ से बीटा, यहाँ से ये गामा। अब बहुत लोग को ऐसा लग गया होगा कि सर बीटा जो है वो 90 माइनस अल्फा, वेक्टर 3D का वेक्टर है, बोल सकते हैं। तो वो 90 डिग्री का वो नहीं है, समझ गए ना। पहली बात तो ये, वो 90 डिग्री पर नहीं है, ये दिमाग में रखना कि अल्फा, ये जो वेक्टर जो ए है, ये जो वेक्टर जो ए है, एक्स एक्सिस से अल्फा बनाया है, वाई एक्सिस से 90 माइनस अल्फा नहीं बनाया। बीटा इज इक्वल टू में नॉट 90 माइनस अल्फा। अब कितने लोग को ये लग रहा होगा, अब मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूं आपको समझाने का। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ये एक्स एक्सिस मानिए, ठीक है, ये क्या मानिए एक्स एक्सिस, और ये मानिए वाई एक्सिस, और आपके सामने की तरफ में जेड एक्सिस, ठीक है। ये मान लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और आपके सामने क्या मान लिया जेड एक्सिस, ठीक है। अब एक वेक्टर जो है वो ऐसे है, ऐसे ऐसे ही। रेड पेन को देखो, यहां पे देखो इस तरीके से। तो ये एक्सिस अल्फा है, ये रेड, ये देखो, ये वाला पॉइंट को देखो, इसको देखो। तो ये वाला जो है ये तो अल्फा बना दिया, एक्स एक्सिस बना दिया ना, इसको देखो। और ये वाला से तो बीटा बनेगा ना भाई, 90 माइनस अल्फा कैसे बनेगा, नहीं समझ में आया। ये पेन जो है 3D में है, तो यहां से इस मार्कर से, सॉरी ये जो पेन से ये वाला तो अल्फा बने और ये वाला बीटा बने। देखो ये 90 माइनस अल्फा नहीं, 90 माइनस अल्फा कब होता है, जब ऐसे होता। ये 90 माइनस अल्फा होता। 90 माइनस अल्फा कैसे हो जाता, क्योंकि सर इससे एंगल अल्फा है, इससे एंगल बीटा बन जाएगा, तो 90 माइनस अल्फा। लेकिन ये ऐसे नहीं, देखना देखना, ये ऐसे है। अब इधर से जेड एक्सिस से बीटा एंगल, गामा एंगल बन गया। क्या बात है, क्लियर हुआ कुछ नहीं? फिर से सोचने की कोशिश कर, ट्राई एंड ट्राई। तो अल्फा बीटा एंड गामा, ओके, अल्फा बीटा एंड गामा। अब फिर से ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का हम फिर से लिख सकते हैं कि ए एक्स आई कैप प्लस में, सेम उसी तरीके से ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। और यहां से चाहे तो बहुत बहुत आपको इच्छा करे तो आप लिख सकते हो ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के। क्या बात समझ में आ गया? सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके 3D में कंपोनेंट, क्या मतलब एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू में 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस में k कैप है, एक और ऐड हो गया, k कैप ऐड हो गया। अब यहां से चाहे तो समझ सकते हैं कि a cos अल्फा की वैल्यू हमने जो x कंपोनेंट है वो लिख दिया है। उसी तरीके से a cos बीटा की वैल्यू जो है, a cos बीटा की वैल्यू हमने a y रख दिया है, और a cos गामा की वैल्यू जो है हमने a z रख दिया। रख दिया तो रख दिया, क्या प्रॉब्लम है इसमें, रख दिया, सिंपल। अब यहां से अगर cos अल्फा को अगर आप लिखोगे बेटा तो कितना लिख दोगे, x अपोन में a, और cos बीटा को क्या लिख दोगे बेटा, a y अपोन में a, और cos गामा को क्या लिख दोगे बेटा,
कॉस गामा को ए जेड अपॉन में ए। आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? अब ठीक उसी तरीके से इसमें जो हम सिखा रहे थे, यहाँ पे मैं हटा देता हूं इसको, ए का मैग्नीट्यूड उसी तरीके से निकलता है जैसे कि ए एक्स का कंपोनेंट जो भी एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर निकलता है। ठीक उसी तरीके से जैसे रेक्टेंगुलर है ना, तो आप डायगोनल कैसे निकालते थे? डायगोनल ही तो है यार, एक्स में, वाई में, जेड में। क्यूबाइड का डायगोनल्स कैसे निकालते हो? क्यूबाइड का डायगोनल्स कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हैं, सिंपल। अब यहां से जब देखोगे तो अगर ये तीनों को, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं बेटा? तीनों को डायरेक्शन 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 कोसाइन, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन मतलब उस वेक्टर का कॉस के साथ डायरेक्शन, उस वेक्टर को कॉस के साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन। अब किसी महान आदमी ने बोला कि भैया ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा जब करोगे तो यहां पर जानते हो क्या आ जाता है? ए एक्स अपोन में ए का स्क्वायर प्लस ए वाई अपोन में ए का स्क्वायर प्लस में ए जेड अपोन में ए का स्क्वायर, ये आ जाता है। आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। क्यों क्यों? कॉस अल्फा की वैल्यू ए एक्स अपोन में ए है, कॉस बीटा की वैल्यू ए वाई अपोन में ए है, कॉस गामा की वैल्यू ए जेड अपोन में। अगर यहां से देखें तो 1 अपोन में ए का स्क्वायर सर कॉमन ले लिया, यहां बच जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। सर ये कहीं देखा देखा सर, ये देखो, ये देखो, यही तो है। लेकिन ये रूट अंदर में, ये रूट अंदर में नहीं है, तो जब ये रूट जब इधर जब जाएगा तो क्या ए स्क्वायर बना देगा? सोच कर देखो, जब ये रूट जब इधर जाएगा तो ए स्क्वायर बना देगा। यहां पर से ए स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि एक थ्योरम बन गई। थ्योरम क्या बन गई? कि कॉस स्क्वायर अल्फा, नोट में करके, यहां पर नोट में करके लिख लोगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। क्या बातें क्लियर हो गई है कि कुछ और बताएं? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए जल्दी से। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो आप चाहो तो इसको अपनी संतुष्टि के लिए क्या 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा लिख, क्या बोलते हो? प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा लिख दे, क्या बोलते हो? प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा लिख देते हैं। अरे लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे? कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। क्यों? समझ में आ गया ना कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को कर दिया, एक 1 ने 1 को खत्म कर दिया कहानी। यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू में 1 2 होता है। ये 2 थ्योरम आपके लिए काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और पढ़े कि वीडियो लंबी हो गई, वीडियो लंबी हो गई तो छोटी तो है यार, छोटी तो है। लंबी लंबी वीडियो आपको एक दिन स्टोरी लिखने के लिए मजबूर कर। ये लंबी लंबी जो वीडियो जो देख रहे हो ना, एक दिन आपको ये कहीं ना कहीं रिजल्ट के फॉर्म में बाहर आएगी और आपको एहसास होगा कि थैंक यू चंदन सर कि आपने हमें ये एहसास दिलाया कि पेशेंस बनाए रखो, जल्दबाजी काहे का करना, सीखना ही तो है ना,
सीख लो, क्या बोलते हो? एक और कर लो, कुछ और इसमें न्यूमेरिकल। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल कर लो। देख लो, ए वेक्टर जो है वो है 3i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में k कैप। देख लिया, समझ गया? पक्की बात समझ चुका है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? मैग्नीट्यूड क्वेश्चन कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो सर मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। -1 भी लोगे तो फिर वही आएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, तो -1 भी करोगे तो वही आएगा, तो वही कर दिया। तो यहां पर से ये हो जाएगा 9 प्लस में 16 प्लस में 1 इज इक्वल टू में कितना? 25 रूट अंदर में 26। ये हो गया मैग्नीट्यूड जो है उसका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ गया रूट में 26, रूट में 26। अब जैसे कि आपको ये एक और करना है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालें, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। हो सकता है ना डायरेक्शन कोसाइन, तो कैसे निकालें? अब निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो कॉस अल्फा निकालेंगे, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा होगा ax अपॉन में a, तो ax कितना है? 3 है, और a कितना है? रूट में 26 है, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 3 रूट में 26। ऐसे भी सोच सकते हैं, 3 रूट में 26, या कॉस अल्फा भी छोड़ सकते हैं। उसी तरीके से कॉस बीटा जो हो जाएगा बेटा, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ए वाई अपॉन में ए। तो यहाँ पे कॉस बीटा जो हो जाएगा ए वाई है कितना? ए वाई बेटा यहाँ पे 4 है, तो 4 अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना बेटा? रूट 26। तो रूट 26 डायरेक्शन कोसाइन बोले तो सिर्फ ऐसे 4 अपॉन में रूट 26 छोड़ देंगे। अगर एंगल बोले तो फिर ऐसे करेंगे। ये डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। उसी तरीके से कॉस गामा की अगर बात करें बेटा, तो कॉस गामा जो हो जाएगा ए जेड अपॉन में ए हो जाएगा, और ए जेड है कितना? -1 है बेटा, तो -1 अपॉन में रूट 26। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिया। अब डायरेक्शन साइन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन साइन उसको तो नहीं बोलते हैं, उसको सिर्फ साइन बोल देते हैं। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। तो उस तरीके से हम चाहे तो ये सब छोटे मोटे सवाल, ये सब कोई टफ सवाल नहीं होता, कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने बता दिया। अब वो घुमा फिरा के आपको फंसा सकते हैं किसी भी तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही हो, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आज जो है बस लेक्चर को हम यहाँ तक ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट हम लोग कैसे दो वेक्टर को करते हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं। जब तक कि अगला वीडियो नहीं आ जाए, जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट।